सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को मंदाकिनी जोशी और विधि जैन का नमस्कार। हाँ जी मंदाकिनी जी, आप अभी आए और गीत बड़ा प्यारा बजाया था हमने, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा। तो हमारी एक सखी कह रही है कि ये गीत आपके लिए ही बजाया गया था। मेरे लिए। इससे खूबसूरत स्वागत एक खूबसूरत महिला का और क्या हो सकता अरे है। अरे अरे, तो उस खूबसूरत सखी जिसने ये बात कही और तुम जो मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत सखी बैठी हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि वो गाना तुमने मेरे लिए बजाया और मैं देखिए हाजिर भी हो गई है ना? बिल्कुल समय पे। हाँ, बिल्कुल। और सखी सहेली कार्यक्रम जो है ऐसा ही कार्यक्रम है जहां हम थोड़ी सी भी देर कर ही नहीं सकते। हमारे सभी सखी और सखा हमारा इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और उनका इंतजार रोकना नहीं चाहिए। हाँ। हम बता देते हैं आज किन विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज मंदाकिनी जी हम चलेंगे कुंभलगढ़ घूमने के लिए। क्या बात है। और वहां से घूमकर जब आएंगे तो थक भी जाएंगे, तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो उसके लिए रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जो समस्या गठियावाद वगैरह की हो जाती है कई लोगों को, उसका इलाज बताने के लिए डॉक्टर उमा कुमार जी से हमारी बातचीत होगी और इसका दूसरा भाग आज हम सुनेंगे। अब एक और बात है, हम त्योहार मनाते हैं, तो त्योहार हमारे हों और मुस्कान अगर दूसरों के चेहरे पे हो तो बात क्या होगी। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आज है विश्व खाद्य दिवस, तो इस पर चर्चा करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है। और विधि एक बात कहना चाह रही थी, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है, विधि। तो आज हमारे पास व्यंजनों की विधि नहीं है, हाँ एक पूरी की पूरी जीती जागती विधि हमारे। अच्छा, वो मंदाकिनी जी व्यंजनों की विधि नहीं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मुझे बड़ी परेशानी होती है फिर बोलने में। विधि हमारे मुंह में तो रोज ही पानी आता है ये सुनने के बाद कि आज कौन सा व्यंजन आने वाला है, और हम बड़ा मजा लेते हैं उस व्यंजन का, है ना? बिल्कुल। तो चलिए बात कर लेते हैं विश्व खाद्य दिवस पर। जी बताइए क्या है ये? देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि आपको मैंने कहा कि आपको कोई उपलब्धि मिली है और मैं आपसे कहती हूँ कि आप पार्टी दे दीजिए। हर बात में हम खाना पीना, हम भारतीयों की आदत होती है, कुछ मीठा मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, ये हमारी उपलब्धि होती है। लेकिन शायद इस सृष्टि पर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूर्णतया भोजन भी शायद मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। हम तो खुशियों में भोजन करते हैं, पर शायद कोई जरूरत के समय भी उन्हें भोजन नहीं मिलता। बिल्कुल सही। और इसी सबको ध्यान में रख के ही शायद विश्व खाद्य दिवस की स्थापना की गई होगी। जी। तो बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी और मन एकदम से मेरा तो जो है उदास हो गया है। जी बिल्कुल। तो इसी के लिए 1979 का ये वर्ष चुना गया और तारीख आज की ही ली गई, यानी 16 अक्टूबर और बना दिया गया विश्व खाद्य दिवस। बिल्कुल। और इस दिवस का जो उद्देश्य, जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ लोगों को खाना भी नहीं मिलता वक्त पर, तो जो भूख से पीड़ित लोगों के लिए वैश्विक जो जागरूकता है और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए और सभी को एक स्वस्थ आहार मिल जाए समय पर, कम से कम भरपेट भोजन 2 वक्त का, उसके लिए शायद इस दिवस को मनाया जाता है। सही बात है मंदाकिनी जी। वैसे अपने यहाँ एक फिल्म भी है, रोटी कपड़ा और मकान। वैसे ही एक बुनियादी आवश्यकताओं में आ जाती है भोजन, हवा और पानी। अगर ये 3 चीजें किसी को ना मिलें तो शायद उसके साथ गलत हो रहा होता है। तो ऐसा हो कि अब हम किसी को, जिसको जरूरत है, उस तक ये सब चीजें पहुंचा दी जाएं। और वैसे एक बात और मंदाकिनी जी कही गई है कि ऐसा कहा जाता है व्यापारियों के द्वारा कि पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है। हाँ। वैसे ही अगर भोजन बचाया जाए तो भोजन कमाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, हम कह तो रहे हैं भोजन को बचाया जाए, लेकिन शादी विवाह और बड़े उत्सवों में भोजन को कितना बर्बाद किया जाता है। बिल्कुल है ना? तब हम नहीं सोचते कि ये भोजन किसी के काम आ जाता। उस भोजन को हम वैसे के वैसे ही बाहर फेंक देते हैं कि पशु खा लेंगे, पक्षी खा लेंगे, और हमें कोई दुख नहीं होता है। सबसे अफसोस की बात यह है कि हम प्लेट भर भर के खाना लेते हैं किसी फंक्शन में जब जाते हैं, और खाते वक्त क्या करते हैं, जूठा छोड़ देते हैं, अब हमसे नहीं खाया जा रहा है, या और भी चीजें लाकर बर्बाद कर देते हैं। जी बिल्कुल सही। तो सोचिए जरा उन लोगों के बारे में जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, जो कि आपने अभी कहा भी, और कैसा लगता होगा उनको, वो जीवन नर्क हो जाता है जीवन। तो कम से कम हम कहीं जाते हैं, अपने घर में भोजन बनाते हैं, तो हम किसी को देते हैं या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, पर हम भोजन को बर्बाद तो न करें।
हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है, और ये विचार मेरे में भी था, कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अगर इस नारे को हम अपने जीवन का उद्देश्य बना लें तो शायद बहुत सारा भोजन हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व खाद्य दिवस है, भाई खाद्य पदार्थों से ही शुदा की पूर्ति हुआ करती है। इस दृष्टिकोण से भूखे को रोटी की पहल इस वैश्विक खाद्य दिवस की महती भूमिका है, और उनके सम्यक रूप से संचालित करने हेतु नहीं, अपितु जन सामान्य में आपूर्ति बनाए रखने हेतु प्रयास को अद्यतन करने हेतु भी इस दिवस को प्रतिवर्ष इसी तरह इस वर्ष भी मनाया जाएगा। हर वर्ष मनाया जाता है, इसमें क्या बात है। और न भी मनाया जाता तब भी तो हमें सोचना था कि आखिर खाना सिर्फ हमें ही थोड़ी है, जो इस दुनिया में आया है उसे भोजन की आवश्यकता है, उसे अधिकार है, और उस अधिकारों को लोग मार देते हैं। लोग दूसरों के अधिकारों को मारकर भी अपना जीवन चलाते हैं, है ना, ऐसा भी होता है। तो कम से कम हमें सोचना चाहिए कि हम जो खाद्य दिवस के दिन ही ये बात न करें, बल्कि हर दिन, जैसा कि अभी आपने एक विषय लिया भी है कि त्योहार हमारे और मुस्कान उनकी, तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनकी मुस्कान हम लौटा सकते हैं उन्हें 2 वक्त का भोजन देकर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी मंदाकिनी जी, तो पढ़ने में आया कि 2024 में लगभग 673 मिलियन लोग, यानी वैश्विक जनसंख्या का 8.2% भूख से पीड़ित है, और 2023 में ये संख्या थोड़ी ज्यादा थी। थोड़ा ज्यादा थी, पर अच्छी बात है कि कुछ तो कम हुआ, पर अभी भी संख्या बहुत अधिक है, और 733 मिलियन लोग कुपोषित हैं। मतलब 2.8 मिलियन लोग स्वस्थ आहार वहन नहीं कर पाते हैं। ये आंकड़े हैं जो वो तो ये आंकड़े हैं, और स्थिति और इससे भी ज्यादा विकट हो सकती है जो हम देख नहीं पाते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, हम अपने आसपास जो लोग होते हैं उनके बारे में तो सोच सकते हैं कम से कम, कि उन्हें हम क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम उन्हें इतना भोजन तो दे ही सकते हैं कि वो अपना पेट भर सके। और आपने देखा है हर वर्ष जो है थीम होती है, तो इस वर्ष भी थीम है कि बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ में हाथ। बिल्कुल सही बात है। किसान के हाथ से हाथ मिलाकर हम आगे तक चलें और विचार करें वो किसान कितनी मेहनत से उस भोजन को बनाता होगा, उगाता होगा, फिर एक माँ गर्मी में तपते हुए वो भोजन को पकाकर हमें देती है और फिर हम उस थाली में छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा जब किसानों की अगर हम बात करते हैं तो कितना उनका बर्बाद भी जाता है वही भोजन जो वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अतिवृष्टि के कारण और कई बार बहुत सी समस्याएं आती हैं जहां उनको कितना नुकसान भी होता है। अभी हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो एक फोटो देखी थी हमने सोशल मीडिया पे कि बारिश बहुत तेज होने लगी और सब उठकर चले गए अपनी अपनी थालियां छोड़कर, और पूरा भोजन पानी में बहने लगा, लेकिन एक पिता और पुत्र वहीं बैठे हुए थे और अपना भोजन कर रहे थे। तो लोगों ने उनके ऊपर एक थैली टांग दी ताकि उनके ऊपर बारिश ना आए। तो सबने यही कहा, पक्का ये लोग किसान होंगे, क्योंकि इन्हें अनाज की कीमत पता है। बिल्कुल सही कहा। जब वो भूख प्यास को छोड़कर धूप में, गर्मी में, बारिश में हर वक्त आपके लिए अनाज उगाता है, तो उस पीड़ा को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व खाद्य दिवस हर दिन आज के दिन मनाया जाता है। भूख और कुपोषण मुक्त दुनिया के सपने को साकार करने के में हम सभी की भूमिका है। हमें संकट के समय स्थायी आदतों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। हम स्वस्थ भोजन के विकल्प चुन सकते हैं और भोजन की बर्बादी को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा सरकारें, उद्यम और संगठन अपने ज्ञान को साझा करते ही हैं और स्थायी लचीली खाद्य प्रणाली और आजीविकाओं का समर्थन कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर अपने विश्व का विकास, पोषण और स्थायित्व तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके साथ में एक और दोहा अपन पढ़ा करते थे बचपन में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और ये अगर ईश्वर सुन रहे हैं कहीं, तो हम सबके लिए सुन लें कि हमारे हाथ खुले रहें और सबके साथ हम अपना भोजन बांटते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें बहुत ही उदार होना होगा विधि। कई बार ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार के बारे में ही सोचकर रह जाते हैं, है ना। और आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तो हम यही कर रहे हैं जहां सिर्फ हम हैं और हमारा परिवार है जी। तो उससे ऊपर उभर कर हमें सोचना चाहिए। जी मंदाकिनी जी, ये चीज बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन एक और बात है कि हमने एक बात और देखी है, बारिश अगर कहीं बहुत अधिक हो गई है या कोई आपदा आ गई है, सबसे पहले पूड़ी और आलू की सब्जी बना के हम भारतीय एक दूसरे में बांटते हैं और साझा करके खाते हैं। देखिए, हर चीज की नेगेटिविटी ही नहीं होती है। कहीं आपने कोरोना काल तो देखा ही है, उस काल में कितने हाथ आगे आए थे और कितने भूखे लोगों को भोजन कराया गया था। तो ये तो एक बहुत अच्छी हमारी भारतीय जो आदत है, संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, वो तो है ही। लेकिन जो इस संस्कार को भूल चुके हैं उनके लिए हमारी बातें हैं। जी बिल्कुल। तो हम सभी एक साथ मिलकर
सबको खिलाएंगे, सब खाएंगे और हम सब एक गीत भी सुनेंगे। बिल्कुल सुनते हैं ये भी मिलकर जी। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों ना खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ। हाँ तो बेटी, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, ये तो हमारा एक नारा हमेशा से रहा है। मंदाकिनी जी सब्जी भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों वाली बात कर दी विधि आपने। मामा मैं दाल नहीं खाऊंगा, मुझे सब्जी चाहिए, है ना। और पनीर की हो तो ज्यादा वो भी अच्छा, सही कहा। तो फिर कैसे चलेगा बताइए, जब हमें पनीर की सब्जी और दाल हमेशा चाहिए होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अच्छा खाना बहुत जरूरी है और इसी के लिए हम रात दिन मेहनत भी करते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत महापुराण में कहा कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये हम सभी के लिए एक शिक्षा है। सबसे इसकी शुरुआत खुद से परिवार से करें। मैं खाते वक्त प्लेट में उतना ही भोजन लेता हूँ जितनी मुझे जरूरत है और बच्चों को भी हर बार यही कहता हूँ कि ये बताता हूँ उनके बारे में सोचो जिन्हें खाना नसीब नहीं होता। अगर मैरिज पार्टी, फंक्शन, प्रसाद या गुरु के लंगर पर जाते भी हैं और अगर धर्म पत्नी ने या बच्चों ने कुछ भी बचाया तो पहले तो मैं कहता हूँ पूरा फिनिश करो। अगर नहीं करते तो मैं स्वयं अपनी प्लेट में ले लेता हूँ, पर भोजन व्यर्थ नहीं जाने देता। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छी बात। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि दोनों सखियों को प्रणाम, और वो लिखती हैं कि हमारे घर एक मौसी भोजन बनाती थी। वो कहती थी अन्न है तो टन्न है, वरना सना सन्न है। सही कहा। और साथ ही वो एक बात लिखती हैं कि भोजन की थाली को आप प्रणाम करें और
उन सबकी योगदान को आभार प्रकट करें जिनके सहयोग से वह थाली आप तक आई है, और सबको खिलाएं, खुशी खुशी खिलाएं। कितनी अच्छी बात वो कह रही हैं। बिल्कुल। अब ये आप भागवत पुराण महापुराण की बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि एक कथा में मैं बैठी थी और उस कथा से जैसे ही मैं उठने लगी तो उठते समय मेरे घुटने बड़ी जोर से दुखे, क्योंकि पंडित जी ने 3 घंटे लगातार बिठा के रखा। अरे अरे अरे, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये समस्या तो आती है जी। तो आजकल लोगों की हड्डियां दुखती रहती हैं, घुटने दुखते हैं, और ये महिलाओं में ज्यादातर हो जाता है। और अब पूजा पाठ के लिए भी मेरे जैसे बैठ नहीं पाती, तो इस सब के लिए डॉक्टर उमा जी से खास बातचीत विविध भारती ने की है और उन्होंने बहुत अच्छे निदान बताए हैं। तो अगर आपकी आज्ञा है तो हम रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में वो बातचीत सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, आज्ञा की बात ही नहीं, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत लेकर आई हो और हम अपने श्रोताओं को नहीं सुनाई, ऐसा हो नहीं सकता। तो सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रोमेटोलॉजी विभाग और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के फाउंडर और हेड डॉक्टर उमा कुमार। डॉक्टर उमा कुमार, विविध भारती के स्टूडियो से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, हमें बताइए कि अगर बार बार किसी को जॉइंट में दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, तो कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए? मतलब क्या लक्षण होते हैं जब उन्हें ऐसी तकलीफ हो? जी देखिए, कभी कभी अगर किसी को जोड़ में दर्द हो गया, एक दिन हुआ ठीक हो गया, या फिर आपने किसी दिन अनकस्टम्ड एक्सरसाइज कर ली या कुछ ऐसा काम कर लिया जो आप रूटीन में नहीं करते हैं, तो दर्द हो गया, कोई बात नहीं, आप दर्द की दवा लेके सिकाई करके जैसे भी है ठीक रहें, कोई चिंता की बात नहीं है। जी जी। लेकिन अगर किसी को लगातार जोड़ में दर्द हो रहा है, मैं कहती हूँ चलिए 2 वीक्स का आप कट ऑफ लेने की डेली है और वो बढ़ता जा रहा है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। या फिर जॉइंट में सूजन आ गई है, लाल हो गया है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस की जो मैंने बात की मोर देन 30 मिनट्स वो हो रही है, तब तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और वेट ना करें कि 1 दिन का है या 2 दिन का है। नहीं, सूजन आई, दर्द हो रहा है, लाल हो गया है जोड़ अचानक से, जरूर डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी चीज, अगर जोड़ों में दर्द है और उसके साथ साथ आपकी आंखों का पानी सूखा लग रहा है, यानी ड्राइनेस लग रही है आईज में, आपका सलाइवा कम बन रहा है, यानी कि वी कॉल इट सिक्का सिम्टम्स, एंड उसके बाद अगर किसी को शरीर पे चकत्ते हो रहे हैं या धूप में जब मरीज जाता है तो चेहरे पे लाल हो जाता है, इचिंग होती है जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी या फोटोडर्मेटाइटिस कह देते हैं, और कभी भी बॉडी के किसी पार्ट पे रैशेस हो जाते हैं, उठने बैठने में परेशानी हो रही है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस कह देते हैं जो हो रही है, तो कभी ऐसा भी होता है कि लेडी को रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हो और जांच करें तो पता चले कि एक टाइप की आर्थराइटिस हो गई है। जी जी। और बहुत फटीग हो रहा है, मतलब थकान अचानक से बहुत होती रहती है, बुखार बहुत लंबे समय तक चल रहा है, मुंह में अल्सर्स हो गए हैं, तो इस तरह के लक्षण अगर किसी को आ रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं जो डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। सो मच सो कि कभी भी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस फूलनी शुरू हुई, वो गया पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, वहां पे जांच की, पता चला कि रूमेटोलॉजी के पास जाना है, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड लक्षण भी मरीजों में हो सकते हैं। जी, आपने कहा कि मुंह में अल्सर हो जाता है, तो इसका क्या लक्षण होता है? क्योंकि अमूमन शरीर के कुछ हिस्से में जो कुछ होता है तो दिखाई पड़ता है, रैशेस आते हैं तो पता चलता है, लेकिन अगर मुंह के भीतर अल्सर हो, खास तौर से बच्चों में, तो उन्हें तो पता भी नहीं चलता है, तो ये लक्षण क्या है इसका? नहीं, मुंह में अगर अल्सर होगा तो अगर देखा हो कभी आपने कि समटाइम्स पीपल हैव स्टमक अपसेट हो जाता है या कुछ भी, तो मुंह में थोड़ी छोटी घाव बन जाते हैं, ओके, है ना, वो रेड सा हो जाएगा, बेस वाइट दिखेगा, इस तरह के अल्सर हो जाते हैं। वो पेनफुल भी हो सकते हैं और पेनलेस हो सकते हैं। साल में किसी को एक आध बार हो गया तो नथिंग टू वरी अबाउट, विच इज सो नॉर्मल, वी कॉल इट एप्टोसिस। लेकिन अगर किसी को बार बार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों में, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके, दिखाना चाहिए फिर डॉक्टर के पास। और डॉक्टर साहिबा, युवाओं और बच्चों में भी रूमेटिक बीमारियां होती हैं क्या? किस तरह की बीमारियां होती हैं अगर होती हैं तो? हाँ, जो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो किसी भी एज में हो सकते हैं। हमने अपने एम्स में उनको इवन कुछ 6 महीने के बच्चे में भी देखा है, 2 साल के बच्चे में भी देखा है, एडोलेसेंस में होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मेल्स में कॉमनली मिलती हैं
और 15-16 साल का बच्चा है, उसको परेशानी हो रही है, कमर में नीचे दर्द होता है बहुत ज्यादा और स्टिफनेस रहती है बैक में, जिसको हम स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस कह देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां बच्चों में भी देखने को मिलती हैं। अगर किसी को मालूम नहीं होगा, इसका डॉक्टर जानकार नहीं होगा, तो डायग्नोज नहीं कर पाएगा, डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आएगी। जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें भी इस तरह की बीमारियां ऑटोइम्यून इलनेसेस हो सकती हैं। जी जी। एक और हमने बहुत कॉमन सुना है खास तौर से कि बच्चों में जब फ्लैट फुट होता है तो आगे चलकर उन्हें गठिया अर्थराइटिस की समस्या होती है, ऐसा डॉक्टर्स का भी मानना है और लोगों का कहना है। इसमें आप क्या कहेंगी, सावधानी किस तरह की बरतनी चाहिए? देखिए, अगर किसी को फ्लैट फुट है तो गठिया हो जाएगा ये तो नहीं बोलेंगे। अगर क्या होता है कि जब हमारा जॉइंट की पोजीशन नहीं ठीक होती तो इस मशीन की तरह समझ लें। अगर मशीन की अलाइनमेंट नॉर्मल नहीं होगी तो उसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, एक हिस्सा ज्यादा घिसेगा, एक कम घिसेगा, और उससे क्या होगा, बाद में जाके क्यूमुलेटिव डैमेज हो जाती है। इसलिए जब हम जॉइंट्स को यूज करते हैं तो वेयर एंड टेयर होती है, जब उनको रेस्ट देते हैं, ठीक से यूज करते हैं तो वो रिपेयर प्रोसेस होती है। तो जब रिपेयर प्रोसेस जो है वो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही है डैमेज को, तो वो क्यूमुलेटिव डैमेज होने लगती है और उसकी वजह से जो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है वो बहुत बढ़ने लगता है और परेशानी करने लगता है। तो अगर किसी को फ्लैट फुट है तो उसी हिसाब से उसको सावधानी रखनी होगी, लेकिन ये नहीं कहना ठीक नहीं होगा कि उसको गठिया हो जाएगा। जी बिल्कुल, शुरू से सावधानी रखनी चाहिए। और ऑटो इम्यून डिजीजेज में और कौन कौन सी डिजीज आती है और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि ये अमूमन अलग तरह की समस्या है, लोगों में सजगता बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो मैंने बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि हाथ और पैरों के स्मॉल जॉइंट्स में जो छोटे जोड़ होते हैं उसमें दर्द, सूजन, लालिमा आ जाती है और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि 30 मिनट से ज्यादा तक परसिस्ट करती है, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण हो जाते हैं। अब लूपस की बीमारी की बात अगर करें तो उसमें बुखार आना, मुंह में छाले होना, धूप में जाने पे चेहरे पे चकत्ते हो जाना, फटीग होना, थकान होना, जोड़ों में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसके साथ साथ किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर शोग्रेन है, उसमें आंखों में ड्राइनेस, मुंह में ड्राइनेस के लक्षण आ जाते हैं, जो शोग्रेन सिंड्रोम है। वैस्कुलाइटिस में क्या होता है कि 3 तरह की वेसल होती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तो उसमें से कौन सी इन्वॉल्व हो रही है उसी के मुताबिक डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस हो जाते हैं, जिसे हम नॉन स्पेसिफिक ऑटोआर्थराइटिस या फिर टाकायासु आर्थराइटिस कह देते हैं। बच्चों में तो नहीं, बड़ों में भी, मतलब। और दूसरी एंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस है। सार्कोइडोसिस है, जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, आर्थराइटिस और स्किन और आंखें सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर सोराइटिक आर्थराइटिस है, सोराइसिस जो होती है उसमें भी आर्थराइटिस हो जाती है। बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें आर्थराइटिस हो सकती है। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें आर्थराइटिस हो सकती है। जी, तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे में? देखिए, शुरू से अच्छे खान पान की आदत डालें, और अच्छा खान पान क्या है कि घर में कलरफुल थाली, जो ICMR है वो गाइडलाइंस लेकर आया था जो पब्लिश हुई हैं लास्ट ईयर, तो उसमें पूरा क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया है कितना मिल्क ले सकते हैं। कहने का मतलब ये नाप के लेने की जरूरत नहीं है, मिल्क लें, मिल्क प्रोडक्ट्स लें डाइट में, सब्जियां लें, फल लें, दालें लें, अंकुरित अनाज लें, अपना जो ऑयल है घर में ले रहे हैं अगर आप, तो मस्टर्ड ऑयल ठीक है। घी भी मैं नहीं कहूंगी कि ना बिल्कुल खाएं, बिल्कुल जितना नॉर्मल आप जो ले रहे दाल में और वैसे ले सकते हैं। और नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें। तो अपनी डाइट अच्छा रखें, ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, योगा भी करना जरूरी है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, और प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की स्लीप लें। कोई एडिक्शन जैसे टोबैको, अल्कोहल, ये सब नहीं आने दें। इन्फेक्शन से बचाव रखें, कुछ इन्फेक्शन के वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगी कि अपने आसपास का वातावरण क्लीन रखें, जिससे कि ऑब्वियसली मैंने कहा एयर पोल्यूशन तो वो एक आदमी के हाथ में नहीं है कि उसको करेक्ट कर सके, बट हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, पानी की मात्रा शरीर में ठीक होनी चाहिए। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत देखने को मिल रही है, तो उनमें डेफिशिएंसी है तो वो सप्लीमेंट ले लें विटामिन डी के। तो मैं कहूँगी कि और खुश रहें। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी दवा है, औषधि है, बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ जांच पद्धति उपलब्ध है जिससे जांच से पता चल जाए कि इन्हें ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटोलॉजी से तकलीफ है?
जी बिल्कुल। पहले तो रूमेटोलॉजी जो है वो आधा से ज्यादा टाइम सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस हो जाती है। तो जो हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है उसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँ डायग्नोस्टिक है कि एक मक्खिया और उसे आपने बिल्कुल कह दिया नहीं जी ये तो 100% यही बीमारी है। तो इन्वेस्टिगेशंस हेल्प अस, रूमेटॉइड फैक्टर, ANA, एंका, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। एक्सरेज भी किए जाते हैं कुछ जॉइंट्स की जब जरूरत होती है, और जिन जॉइंट के एक्सरे की जरूरत होती है, MRI है, एंजियोग्राफी है, पेट स्कैन है। तो किस मरीज में किस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है वो डिजीज पे डिपेंड करता है। और मरीजों को अपने आप जांच नहीं करानी चाहिए, उनके डॉक्टर को हिदायत देनी है और डॉक्टर की एडवाइस पे ही टेस्ट कराने चाहिए। बिल्कुल। अगर 20 जॉइंट में किसी को आर्थराइटिस है तो 20 जॉइंट के एक्सरे की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस जॉइंट का कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी। तो इन्वेस्टिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो हेल्प करती है डायग्नोसिस में। जी डॉक्टर, ये कहा जाता है कि पेट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, मतलब पेट ही अगर दुरुस्त है तो सब कुछ दुरुस्त रहता है, अमूमन ये कहा जाता है। तो रूमेटोलॉजी के अंतर्गत पेट की समस्या किस तरह की होती है? कहा यह जाता है कि आजकल सब बीमारियों की जड़ जो है वो पेट से होकर जाती है। गट माइक्रोबायोम पे बहुत सारा काम चल रहा है। लेकिन आपने कहा कि पेट में क्या हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वैस्कुलाइटिस है, जो पेट की नसें हैं उनमें सिकुड़न हो गई, उनमें परेशानी हो गई तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन में गैंग्रीन तक हो जाती है। पैंक्रेटाइटिस जैसे मैंने बात की थी, तो पैंक्रेटाइटिस अगर हो गई तो पेट में दर्द हो जाता है और बाकी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। डिपेंड करता है कौन से स्ट्रक्चर का, स्प्लीन, किडनी, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब पे असर आ सकता है डिपेंडिंग कि कौन सी बीमारी से मरीज ग्रसित है। जी बिल्कुल। तो अब हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा कि लोग किस तरह की सावधानी बरतें, कैसे सजग रहें इस बीमारी के प्रति और कब उन्हें डॉक्टर की शरण लेनी चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि ये सच है कि जो रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस हैं वो समाज में बढ़ रही है, लेकिन उनके बढ़ने के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि उनकी डायग्नोसिस के लिए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्निक्स अवेलेबल है और बहुत सारी कारगर दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसको लेकर वो ठीक हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि बीमारी ना हो, और उसके ना होने के लिए जिन कारणों का मैंने जिक्र किया उन पर ध्यान दें। और अगर बीमारी किसी को हो जाती है तो रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और अगर रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो फिजिशियन को दिखाएं। और बहुत जरूरी ये है कि अपनी उम्मीद ना खोएं और खुश रहें और फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। जी, तो क्या ये रूमेटोलॉजी है ये जन्मजात होती है या आनुवंशिक होती है, या कभी भी किसी भी समय ये धावा बोलती है बीमारी? किसी को भी हो सकती है और ये हेरिडिटरी बीमारियां नहीं है, जन्मजात नहीं होती। जी, एक जो बात आती है कि घुटने में कार्टिलेज घिस रहा है, इसकी वजह से घुटना एकदम खराब हो रहा है, मतलब वो कोई इलाज नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसका कोई इलाज है कि कार्टिलेज न घिसे, या घिस गया है तो आगे उसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है? नहीं, देखिए, रिपेयर करने का तो ना सोचें, लेकिन हाँ ये है कि जो जोड़ होते हैं, जैसे घुटना का जॉइंट है तो कहते हैं उसके ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जब मैं कह रही हूँ वेयर एंड टेयर होती है तो वेयर एंड टेयर में कार्टिलेज ही घिसता है। जी जी तो जी, इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने जॉइंट को यूज करें, अब्यूज ना करें। जी जी बिल्कुल, और नियमित रूप से एक्सरसाइज और योगा व्यायाम करते रहें, डॉक्टर ने खास तौर से अगर बताया है तो। जब भी ये आर्थराइटिस की बात आती है, आपने इतने सारे प्रकार बताए और इतने विस्तार से, तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं में भी सजगता आई होगी। तो और कुछ हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहती हैं डॉक्टर साहिबा, किस तरह की केयर करें, किस तरह से सजगता बरतें? जैसा कि हमने अभी बात किया, आपको उन्हीं सारे कारणों पर वो ध्यान दें, और अगर हो जाती है बीमारी तो स्पेशलिस्ट अवेलेबल है और दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनके इलाज के लिए। बहुत सारा वक्त आपका ले लिया हमने और बड़ी जरूरी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। डॉक्टर उमा कुमार, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मंदाकिनी जी, हम बड़ी अच्छी बात सुन रहे थे। ममता जी ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में डॉक्टर उमा कुमार जी से, और शायद हमारे श्रोताओं को इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही एक आम समस्या बन गई है आजकल, जिस पर चर्चा की गई थी। जी। तो अब एक वक्त है, हम लेते हैं अंतराल। जी।
विविध भारती से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। जी, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करके मंदाकिनी जी। मुझे क्या बात है, ये बात तो मुझे आपसे कहनी थी और आपने पहले कह दी है। नहीं, वैसे भी मुझे सामान्यतः बाहर भी जब हम बैठ के बात करते हैं तब भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलती हैं, बहुत सारी अच्छी बातें मिलती हैं जो मेरे जीवन में काम आएंगी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इससे ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो है मोहब्बत। अगर हमारी बातों में, हमारे मिलने में, हमारे जुलने में मोहब्बत है, प्यार है, स्नेह है, तो फिर उसका मजा दोगुना हो जाता है। तो फिर इसी मोहब्बत के साथ में एक गाना आपको देना चाहती हूँ। हाँ, दीजिए। केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश। अरे वाह, और ये सुंदर सा देश जो है जिसे देश कहते हैं, राजस्थान की धरती, वो धरती जहाँ से राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हैं, मतलब भामा शाह जैसे दानवीर हुए हैं। कितनी खूबसूरत धरती है ये। और इसी धरती पर अगर घूमने जाने का मौका मिल जाए तो कहाँ जाओगी? हम आज तो मन है वो बड़ी वाली दीवार देखने का, जिसके लिए लोग कहते हैं कि ये दीवार चीन की दीवार से बस थोड़ी सी छोटी है। तो चलें कुंभलगढ़। जी बिल्कुल। तो राजस्थान की धरती जो वीरों की धरती है जी, और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है नाम कुंभलगढ़ का। जी बिल्कुल। और ये केवल एक किला नहीं है विधि, बल्कि राजपूताना के साहस, स्वाभिमान और अदम्य पराक्रम का ये प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। और वो अरावली पर्वतमाला कितनी सुंदर है, कितनी हरियाली है उस पर। और ये समुद्र तट से लगभग 1100 फीट ऊंचाई पर बना हुआ कुंभलगढ़ का किला है, जो राजसमंद जिले में स्थित है। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। 13 मई 1459 को ये बना था और वार था शनिवार। जी, और इसी दिन ये बना। और चूंकि हमारे महाराणा कुंभा ने बनाया था तो हमने इसे मोहब्बत से कुंभलगढ़ कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी मोहब्बत ही काम आई ना, जी तुमने कहा। तो कुंभलगढ़ कटारगढ़ पजिज अवलन फेर संवली बद्दे साजना बंसुज कुंभल से। क्या बात है, यहाँ से तो सारे शेर ही निकले हैं। और इसकी कितनी अद्भुत बात है। मैं जो बात आपसे कह रही थी कि मुझे वो दीवार देखने के लिए जाना है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार ये जो है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। बिल्कुल। और चीन की दीवार के बाद। जी बिल्कुल। और इतनी चौड़ी है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। और बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत है। सच बात है। और कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की हम आंख भी कहते हैं। मतलब यहाँ से सारी ओर नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। और ये दुर्ग जो है कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे ये प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा है। और इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर और आवासीय इमारतें बनाई गई, जो समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। और वहीं ढलान वाले जो भाग हैं वो जलाशयों के लिए इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी भी बनाया गया। कितनी सोच होगी ना उस समय मंदाकिनी जी, कैसे बनाते होंगे, कैसे सोचते होंगे। और जो बारिश का पानी है उसे साल भर के लिए सुरक्षित भी करते होंगे, क्योंकि पहाड़ों पे कहाँ पानी जाने वाला है। और इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है और कुंभा महल सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और किले की उत्तर की तरफ अगर हम बात करें तो वहां पैदल रास्ता है टूटिया का होड़ा, और पूर्व की तरफ हाथीगुड़ा की नाल में उतरने का एक रास्ता है जिसे दाणीवाह कहा जाता है। और किले के पश्चिम तरफ अब हम जाते हैं तो वो रास्ता कहलाता है हीराबारी। और थोड़ी ही दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी बनी हुई है, और इसे उड़वा राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज के घोड़े का नाम साहड़ दिया गया है। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। चारों तरफ से निकलने के लिए भी स्थान है, मतलब जो अंदर है वो फंस के भी नहीं रह सकता। बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कूटनीति होती है, वो दृष्टि जो है उस दृष्टि से बनाया गया है। कितने होशियार थे हमारे राजा। और घुसने के लिए, मैंने निकलने की बात की, तो अंदर जाने के लिए भी, किले के अंदर जाने के लिए आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल और विजय पाल जैसे दरवाजे हैं। और कुंभलगढ़ के एक लघु दुर्ग कटारगढ़ में स्थित है। और झाली रानिया का मालिया महल प्रमुख है। और वास्तुकला और स्थापत्य कला तो वैसे ही राजस्थान की बात है, कहने ही क्या है। और कुंभलगढ़ में देखिए 7 बड़े बड़े द्वार हैं, विशाल द्वार हैं, जो सुरक्षा और शौर्य का प्रतीक माने जाते हैं। और किले के भीतर 360 से अधिक जैन और हिंदू मंदिर हैं। और ये स्थान केवल युद्ध का गढ़ नहीं बल्कि आस्था का भी केंद्र है। जी। और कुंभलगढ़ का गौरव बढ़ जाता है जब जन्मे थे मेवाड़ के अमरवीर
राजाधिराज महाराणा प्रताप जी। जी, और उनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था यहाँ पर। और उनके अब क्या कहें, साहस और वीरता की कहानियां तो विश्वविख्यात हैं। सही बात है। और आज भी हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं और वो जो साहस, वो जो शौर्य, वो जो पराक्रम था, उसको सुनकर अभी भी वही मैं कह रही हूं, रोंगटे खड़े होने लगे हमारे। जी, बिल्कुल सही कहा। तो इतिहास गवाह है विधि कि कुंभलगढ़ को जीतना आसान नहीं था। मुगलों से लेकर कई अन्य लोगों ने यहाँ तक कई सेनाएं इसमें जीतने आई, लेकिन ये किला सदियों तक अभेद्य रहा। और ये केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि हर ईंट में शौर्य की गाथा समाई हुई है। वो अबुल फजल ने कहा भी था ना, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जी, और कुंभलगढ़ यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हो चुका है। और यहाँ पर कुंभलगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। संगीत, नृत्य, संस्कृति सबका अद्भुत संगम यहाँ पर मिल जाता है। और रोशनी में जगमगाता हुआ किला है, जैसे लगता है इतिहास स्वयं जीवित हो उठा हो। बिल्कुल। और ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं ना, तो बयान नहीं कर सकते उस खूबसूरती को, उस साहस को, उस पराक्रम को, उस रोशनी को। वो जो तेज है वहाँ का, वो देखते ही बनता है। कितनी अच्छी ऊर्जा होगी, कितना अद्भुत आभा मंडल होगा उस स्थान का। जाकर जो नहीं गए, मैं तो अभी कह रही हूँ, मेरे श्रोताओं से जरूर जाइएगा, देख कर आइएगा, बड़ा आनंद आएगा। हाँ, और ये कुंभलगढ़ केवल जो है राजस्थान की शान नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। जी बिल्कुल, जो स्वाभिमान की रक्षा करता है वो इतिहास में अमर हो जाता है। क्या बात कही है इस बात के लिए। अब किले के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ घूमने के लिए, केवल किला नहीं। और किला घूमते घूमते दिन निकल जाता है मंदाकिनी जी। बिल्कुल, इसलिए हमें एक दिन के लिए नहीं जाना है ना, कुछ छुट्टियां लेके जाना ही पड़ेगा अगर आपको सही मायने में कुंभलगढ़ के दर्शन करने हैं तो। बिल्कुल। तो अगले दिन हम कुंभलगढ़ के वन्य जीव अभयारण्य में पहुंच जाते हैं। ये भी अरावली की पर्वतमाला की गोद में स्थित है। और विशाल कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कितनी रोमांचक जगह होगी, जहाँ पर ग्रे कलर की मुर्गी दिखाई देती है। सफेद छाती वाला किंगफिशर है। मतलब ये जितने लुप्त प्राय प्राणी हैं वो वहाँ दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें हम देख ही नहीं पाते या उनके बारे में सोच ही नहीं पाते। शायद हमें तो पता भी नहीं होगा। और क्योंकि जंगली मुर्गी ग्रे कलर की हमने तो कभी देखी नहीं। हाँ, सोचा भी नहीं हमने। वो है, बिल्कुल सही कहा। और इस लुप्त प्राय जानवरों के अलावा आप नीलगाय देख सकते हैं, सांभर, तेंदुआ और भेड़ियों जैसे कई जीवों को देख सकते हैं। और इस अभयारण्य को विशिष्ट बनाने वाला तथ्य ये है कि जहाँ यहाँ पर भेड़ियों का प्रजनन सफलतापूर्वक भी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और अब हम चलेंगे बादल महल की तरफ। बादल महल तो सबसे ऊंची चोटी पे स्थित है। 19वीं सदी में मेवाड़ शासक फतेह सिंह द्वारा बनवाया गया था। और 2 मंजिला, पहाड़ी की ऊंचाई पे 2 मंजिला महल बना। सबसे खूबसूरत जगह है क्योंकि इसके अंदर बहुत सुंदर भित्ति चित्र हैं, नक्काशियां हैं। रानियां दरबार की कार्यवाही देखा करती थी। ये बात नोट करने वाली है मंदाकिनी जी। कहा आपने। जी, और 2 अलग अलग हिस्से हैं। एक मर्दाना महल पुरुषों के लिए और एक जनाना महल महिलाओं के लिए। कितनी सरल सीधी सटीक बात है ये। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने भी कहा ना कि पत्थर की जो नक्काशियां होती थी जालीदार, उन जालीदार नक्काशियों से रानियां देखा करती थी, है ना। वहां से उनको देखने का अवसर मिलता और सबसे बड़ी बात, वो उस स्थान का पूरा साथ संभाल रानियां करती थी। निर्णय रानियां लेती थी। राजा तो किले को बचाते थे, समाज को बचाते थे, प्रजा को बचाते थे। उन्हें तो अपने दुश्मन जो पड़ोसी हैं वहां से उनसे ही निजात नहीं मिलती थी, उनसे ही छूट नहीं मिलती थी। लेकिन रानियां जो है पूरे महल को उतनी ही शिद्दत के साथ देखती थी और उनका कार्य करा करती। मतलब ये बात गलत कहते हैं लोग कि रानी महिलाएं पीछे रही हैं। भारत में महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके आसपास की अगर हम बात करें तो रणकपुर है, हल्दी घाटी है, नाथद्वार है, जवाई है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू जो है आदि भी देखने जा सकते हैं। अगर आप एक लंबी छुट्टी लेकर जाते हैं तो देखा जा सकता है। तो हम और आप कब चल रहे हैं? अभी चलते हैं। बिल्कुल, ये गीत के साथ। हाँ। थाने का जलियो बना
पलका में नींद कैया आवेली आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली। तुम्हारी पलका पालनी ये झुलावेली झुलावेली, पलका पालनी ये झुलावेली। हो मारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, हारे हृदय को लगा लूं, चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। हो चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली लहरावेली, चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावेली जगावेली, प्राणा में प्रीत जगावेली। हो मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़ो बना लूं, थाने मोतीड़ो बना लूं, हारे होता तो लगा लूं, राजनथली में बांध कर रखूंगी। हो राजनथली में बांध कर रखूंगी। थाने का जलियो बना लूं, हारे नैना में रमा लूं, राज पलका में बंद कर रखूंगी। राज। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। तो बड़ा अच्छा गीत आप सुनवा रही थी मंदाकिनी जी, है मतलब घूंघट डाल के कैसे एक रानी अपने राणा सा का इंतजार कर रही होगी। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, कितनी ज्ञान की बातें लिखते हैं, और जो बात हमने की लगभग उसमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोता ने लिख दी, लेकिन जो बात हमने नहीं की वो भी लिखी है। उन्होंने बताया है कि कैसे पहुंच सकते हो कुंभलगढ़। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने लिखी है कि उदयपुर से इसकी दूरी 85 किलोमीटर है। अच्छा, ठीक है। तो अब आप पहुंचना है तो रेल मार्ग जो है वो नजदीकी स्टेशन है फालाना या फिर उदयपुर। हवाई मार्ग से अगर आते हैं तो उदयपुर एयरपोर्ट पर आप उतर जाइए, फिर वहां से पहुंच जाइए 85 किलोमीटर का रास्ता तय करके। और अगर ऐसे ही सड़क मार्ग से आप जा रहे हैं तो राजसमंद पहुंचिए, उदयपुर पहुंचिए या जोधपुर पहुंचिए, सड़कें अच्छी उपलब्ध हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्या बात। तो इस वीरता, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत संगम को देखने के लिए हम जरूर जाना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा। और देखिए उन्होंने कितने आसानी से हमें वहां पहुंचा दिया है। बिल्कुल सही। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं उदयपुर की अरावली की पर्वतमालाओं को देखते हुए एयरपोर्ट से निकलते हुए मैं जा रही हूँ। जी, तो शुक्रिया अदा कर देते हैं हमारे श्रोता का जी, कि इन्होंने इतनी आसानी से हमें कुंभलगढ़ पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। हाँ, तो देखिए अब त्योहार आ गए हैं और हम चाहते हैं कि त्योहारों के इस मौसम में हम तो मुस्कुराएं लेकिन दूसरे के जो है होठ भी मुस्कुराते हुए हमें दिखें। बिल्कुल सही बात है। हम मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, जब सब मुस्कुराए तो दीप जगमगाए। बिल्कुल सही कहा। हम वही दीप जगमगाने की ओर चल रहे हैं। तो आपके त्योहार में आप क्या करने वाली हैं?
वही जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि खाली बातें करने से तो कुछ नहीं होता है ना। देखिए, त्योहार तो हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन त्योहारों के साथ अगर हम छोटी छोटी बातें मन में बना लेते हैं कि इस बार मैं क्या करने वाली हूँ या क्या करूंगा, तो हम शायद त्योहार को और अच्छी तरह से मना सकते हैं। जैसे मैं भी ये कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाऊं जो मैं बच्चों में बांट सकूं, खासतौर से छोटे छोटे बच्चों में। हम भी छोटे बच्चे हैं। आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, है ना। हम भी अगर बच्चे होते वाला गीत हो जाता है, तो उन बच्चों को दिया जाना बहुत जरूरी है जिनके पास कुछ भी नहीं होता है और वो सड़कों पर हमें यहाँ वहाँ डोलते हुए, घूमते हुए, मजबूरी में रहते हैं बच्चे जी। तो उनके लिए कोशिश मैं करूंगी, मुझे लगता है तो दीपावली और भी खूबसूरत हो जाएगी। क्या बात है, आपकी कोशिश बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैं यहाँ से एक बात कहना चाहती हूँ कि त्योहार पतिदेव के और मुस्कान पत्नी की अगर हो जाए और साफ सफाई पतिदेव कर लें और मुस्कान पत्नी के चेहरे पे आ जाए, यह संभव होता है। त्योहार पति के, मुस्कान पत्नी की, ऐसा भी एक संदेश होना चाहिए। हाँ। पर ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ हमारी तरफ से पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात कहेंगे। अगर एक गीत अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनवा दें कुछ इससे जुड़ा, तो श्रोताओं को भी मजा आ जाएगा। क्योंकि ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमने देखी है ना, ये मुस्कुराहट सदा आपके चेहरे पे रहे और आपकी मुस्कुराहट से दूसरों के चेहरे मुस्कुरा जाए तो बात क्या होगी। बात है। तो चलिए, आपकी मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए मैं ये गीत सुनवाती हूँ जी। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार। तो जीना
इसी का नाम है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता तो हमारे साथ ही बह गए मंदाकिनी जी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उदयपुर कई बार गई हैं लेकिन कुंभलगढ़ हल्दी घाटी जाकर नहीं आए हैं, तो वो जरूर जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ। बिल्कुल जाइए, ये वीरों की जगह है और वीरों की जगह को जाकर तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। मंदिर से बड़ी जगह है हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हम बात कर रहे हैं कि मुस्कान होनी चाहिए हर त्योहार में, और या यूं कहें हर दिन किसी और के चेहरे पर अगर हम एक मुस्कान बिखेर देते हैं तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो इस दिवाली में एक बात हम करना चाहेंगे, लोकल फॉर वोकल की, है ना, वोकल फॉर लोकल की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें एक बात जो हम हर बार कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक खरीदें। हाँ। और घर पे लाइटिंग तो हम करते ही हैं, बहुत ही खूबसूरत हम अपने घर को महल की तरह सजाते हैं और आनंद लेते हैं इस लाइटिंग का। लेकिन हम उनकी दीपावली भी खुशनुमा बना सकते हैं जिन्होंने आपके लिए ढेरों मिट्टी के जो है दीपक बनाए हैं। मंदाकिनी जी, अभी कल मैं देख रही थी रास्ते में, एक दूसरे शहर में थी और देख रही थी, तो रास्ते में पान के पत्तों के तोरण बिक रहे थे। एक बहुत गरीब सी महिला बेच रही थी और कई लोग उनसे खरीद रहे थे। तो ये भी एक अच्छी बात है ना, ले लीजिए उनसे, अपने घर पे लगाइए। बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। आप बड़े बड़े मॉल्स में जाकर 1 रुपए कम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप 150 रुपए की चीज खरीदने के पीछे बार्गेनिंग कहते हैं कि इसको 10 रुपए में दे दो, इसको 5 रुपए में दे दो, तो कितनी बुरी बात है। और इस त्योहार के मौके पर जब सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपको वो बेचने के बाद जो कुछ उसको मिलने वाला है उसी का वो सेवा उसको कर पाएगा। हो सके तो 2 रुपए ज्यादा दे आओ, क्या फर्क पड़ता है। जी। तो जो स्वदेशी और पारंपरिक चीजें हैं उन्हें आप खरीदें, और याद रखें कि ये जो हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का त्योहार है, इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इन छोटे छोटे हाथों से जो नन्हे नन्हे बच्चे बाजार में हमारे लिए खड़े हैं, रुई बेच रहे हैं, दीपक बेच रहे हैं, मोमबत्तियां बेच रहे हैं, अगरबत्तियां बेच रहे हैं, है ना, ले लीजिए, कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ चीजें अगर जबरन भी आ जाए तो वो बुरी नहीं होती, बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आती है इस बात से कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत सुंदर तरीके से दियों को सजाते भी हैं। घर में माँ दिया बना देती है, फिर ये पेंट ब्रश लेके अपनी कला को उसमें दिखाते हैं, तो कितने सुंदर दिए बन जाते हैं। और एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो झालर लगाते हैं ना, लाइट वाली झालर, तो हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे बल्ब आते हैं। उन बल्ब को मिला के हम अपने घर पे भी अपनी खुद की झालर बना सकते हैं। और वो बड़ी सुंदर लगती है, लगा सकते हैं। जी, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बड़ा मजा आएगा करने में। तो मेहनत करिए और अपने घर को सजाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि हम अपने जो कारीगर हैं, हमारे जो बुनकर हैं, हमारे जो शिल्पी हैं, जो किसान हैं, उनसे हम उनके उत्पाद खरीदें और इस परंपरा को बनाए रखें जो हमारे देश की परंपरा है। जी बिल्कुल। राम जी वनवास से वापस लौटे थे अपने वास में, अपनी जननी और जन्मभूमि के पास, तो वो तो स्वदेश आए थे, तो हमें भी स्वदेशी ही अपनाना चाहिए। बिल्कुल अपनाना और समृद्ध भारत बनाना चाहिए। हाँ, और इस दीपावली का जो अर्थ है वो भी है समृद्धि सबके द्वार पहुंचे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत विचार अपने लिखे हैं और बहुत कम समय है विधि हमारे पास। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकाश, रोशनी, खुशी, उल्लास का पर्व दीपावली हर कोई अपने घर, अपने आंगन को सजाता है। सजावट के बेहतरीन सजावटी सामानों के साथ आशा लगाकर बैठे जो दुकानदार है, उनकी मेहनत और कलाकारी की सुंदर सामान जो हो सकता है आपके घर कम दिन भी चले, पर जब आपके उनके मेहनत से बनाए गए मिट्टी और उन वस्तुओं के सजावटी सामान को आप खरीदेंगे तो आप उस बात को सोच भी नहीं सकते कि उनके घर में त्योहार की रोशनी आपके दिए हुए पैसे से ही आती है। उनकी दिवाली की मुस्कान, रोशन सब आपकी दिवाली की खरीदारी से होता है। और त्योहार में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छोटी छोटी दुकानें हैं, इसी आशा में बैठे हैं कि हमारी भी दिवाली आपकी दिवाली के साथ बने। और बिना मोल भाव के जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात अगर आप समर्थवान हैं तो उनके सामानों को लीजिए और उन्हें ये भी जरूर कहिए कि आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि त्योहार के दिनों में वृद्धाश्रम में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं होता, या बच्चे दूर प्रदेश में रहते हैं, तो हम उनके साथ जाकर दीपावली मनाएं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। जिनके दादा दादी नहीं है, ऐसे लोग ऐसे बुजुर्गों को एक दिन के लिए अपने घर पे भी ला सकते हैं और दादा दादी के प्रेम में उस डुबकी में डूब सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बड़ा दिल होना बहुत जरूरी होता है विधि। हम इतने संकुचित दिल के हो गए हैं कि हम और हमारा परिवार वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो जिनका कोई घर नहीं है, बाहर नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उन्हें भी हम दें, इतना बड़ा दिल रखें कि हम अनाथालय जा सकते हैं, हम किशोर गृह जा सकते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता नहीं है, उन्हें भी हम कुछ देकर। आपने बताया कि कुछ कपड़े आप तैयार करती हैं और ऐसे मौके पर देती भी हैं। जी बिल्कुल। 2 चीजें करते हैं हम। एक हम काम ये करते हैं कि हमारे जो पुराने कपड़े हैं और नए
पुराने कपड़ों को तैयार करते हैं, नए कपड़े भी खरीदते हैं और बांट देते हैं। और दूसरी चीज हथकरघा, जो भारत देश में ही जिसका कपड़ा कताई से लेके बुनाई तक और बुनाई से लेके सब कुछ करके उसको तैयार किया जाता है। उन कपड़ों को जो उपहार स्वरूप में मिठाई इस घर से उस घर भेजते हैं, उसमें आजकल हम हथकरघा के चादर, तकिए और कई सारी चीजें, जो धोती, साड़ी, बैग, हम बहुत सारी चीजें होती है जो हम बांटा करते हैं। तो ये एक स्वदेशी उत्पाद हो गया, और जो जुलाहेों का काम बंद हो रहा था वो जुलाहे फिर से उठने लगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो कोशिश करें इस दीपावली में हम जो है जल का भी दुरुपयोग न करें, बिजली का दुरुपयोग न करें, और स्वास्थ्य के लिए जितने भी हम चीजें बना रहे हैं ऐसी चीजें खाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो। मंदाकिनी जी, मेरी माँ कहा करती थी, मैं हमेशा कहती थी इतनी मिठाई बनाती हो, सबको बांट देती हो, तो मेरी माँ कहती थी हमने खाया तो क्या खाया, जब सबने खाया तो खाया सा लगा। बिल्कुल सही कहा। सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। मंदाकिनी जी, दीप जले मेरे आंगन में, मुस्कान हो सबके द्वार, मेरी खुशियों की गूंज बने किसी भूले का त्योहार। वाह, क्या बात है। और सुख मेरा तभी सच्चा है जब हो जग में उजियार, दीपावली मेरी भी हो पर रोशनी हो सबके पार। क्या बात है, शुभ दीपावली, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी दिवाली शुभ और समृद्ध होगी, मैं मंदाकिनी जोशी और मैं विधि जैन आगे लेती हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।